हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट SWS स्टडी विद स्टूडेंट। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बायोमोलिक्यूल्स कवर किए हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने ये बताया भाई बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनका बेसिस क्या है। और पार्ट 2 के अंदर हमने बेसिकली ये बताया भाई सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जो प्रोटीन है वो कैसे बनी है, वो हेट्रोमर है तो किस किस प्रकार के अमीनो एसिड्स में जुड़ी हैं या उनके लिंकेज कैसे हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा और ऑब्जर्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारा जो सेकंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल है जिसको हम पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, तो उसको समझते हैं। तो देखिए पहले शब्द से यहाँ शुरू करते हैं। पॉली मतलब जैसे कि आपको सब तो पता है मैनी, सैकराइड्स मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इन सबको हम सैकराइड्स बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है, पोली मतलब मैनी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर मेनोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ये है सैकराइड्स। पोली मैनी सैकराइड यानी कि बहुत से जब सैकराइड्स अरेंज होंगे कि चेन में एक फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे पोली सैकराइड। तो अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन, मैंने बेसिक आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं। तो ये बता देगा भाई एसिड इनसॉल्युबल पैलेट था, तो उसके हमें उसके अंदर एक पॉलीसैकेराइड मिला। सच एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, उसको तो हमने बोला पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, जैसे मैंने आपको बताया। दे आर द थ्रेड लाइक लिटरली कॉटन। देखिए अब होता जो कॉटन होता है हमारा, जिसके अब रेशम से धागे देखते हैं कॉटन के, तो वो भी कुछ इस प्रकार होते हैं। फिर हम उनको बुन देते हैं और गहरे होते चले जाते हैं, और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे, तो ये आपको एक लाइक क्लॉथ बन जाता है, कॉटन का क्लॉथ टाइप हो जाता है। तो बेसिकली क्लॉथ जो है वो पॉलीसैकेराइड ही है। तो यही इसने बताया कि जो आप भाई पहनते हो तो वो पॉलीसैकेराइड है, लिटरली द कॉटन थ्रेड कंटेनिंग द डिफरेंट मोनोसैकेराइड, अलग अलग मोनोसैकेराइड हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक उनके। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज द पॉलीमरी पॉलीसैकेराइड। देखिए अब ये कहेगा भाई सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जिसका मोनोमर क्या है, जिसका मोनोमर ग्लूकोज है। और लगभग सबका ग्लूकोज होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसका लगभग ग्लूकोज मिलेगा, एक आधा अलग भी मिल सकता है, वो हम याद कर लेंगे भाई काइटिन वगैरह। तो पॉलीमरी पॉलीसैकेराइड कंस्टिट ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि एक प्रकार का मोनोसैकेराइड। तो ये क्या होगा, होमो, याद करिएगा। यानी किसने बताया भाई एक ही टाइप का, ये ग्लूकोज 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 की यूनिट है, तो यानी कि होमोपोलीमर है। तो ग्लूकोज तो सेलुलोज है होमोपोलीमर। ये आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा लाइट कर लेंगे। अब हम चलते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस एनर्जी फॉर द प्लांट। देखिए क्या कहेगा भाई, स्टार्च भी इसका वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब जैसे आप समझते हैं, जैसे भाई आपका कोई फ़ोन है ए, तो मैंने कहा बस को वेरिएंट निकाला मैंने बी, यानी कि वो ए ही है, बस उसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी है या उसके अंदर थोड़े फंक्शंस डिफरेंट हैं, बट है वो ए ही। तो इसी प्रकार से वो भी एक पॉलीमर है, स्टार्च सेलुलोज सेलुलोज का कॉम्बिनेशन है। तो एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, हमारे अंदर वो ग्लाइकोजन के रूप में है, और जो प्लांटन के अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, हमारे अंदर वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। आप एक शब्द देख लीजिए इनुलिन, तो आप एक कन्फ्यूज मत होना भाई इंसुलिन और इनुलिन में। तो ये इन्युलिन, तो इन्युलिन किसका है, पॉलीसैकेराइड, जबकि इंसुलिन क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इंसुलिन थी वो हार्मोन थी और एक प्रोटीन थी, जबकि इन्युलिन है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीमर है फ्रक्टोज का इन ए पॉलीसैकेराइड चेन से एक ग्लाइकोजन। यानी कि वो इन एनिमल के अंदर क्या है कि वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, इसलिए सिंपल सी बताया। इन्युलिन से पॉलीमर और फ्रक्टोज इन पॉलीसैकेराइड चेन, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स की जो चेन होगी, दे आर द राइट हैंड कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड नॉन। अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड कैसे है, और राइट हैंडेड फैशन क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड फैशन क्या होता है। तो पहले तुम सोचते हैं राइट हैंडेड, यानी कि आप जैसे अपना राइट हैंड लिए उसको घुमा के देखिए, जब आप राइट हैंड घुमाओगे तो कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जबकि लेफ्ट हैंड के अंदर आपको कुछ इस प्रकार सा मिलेगा।
तो ये तो राइट हैंडेड हो गई और ये लेफ्ट हैंडेड हो गई। तो अभी इसके अंदर क्या कहता है देखिए, द राइट हैंडेड कोल्ड एंड द लेफ्ट हैंडेड कोल्ड नॉन रिड्यूसिंग। अब इसको ऐसे कर लीजिएगा, इसको घुमा लिया मैंने, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट है और ये हो गया मेरा राइट। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर दिया। बेसिकली वर्टिकल से मैंने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया। तो इसने कहा कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस क्या है। तो अब हम आपको फोटो से दिखाता हूँ भाई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड कैसे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जब आप इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर देख रहे हैं सी, तो यहाँ पे क्या है OH, और जो यहाँ पे क्या था OH और यहाँ क्या था H। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक H हो गया, एक तरफ OH हो गया, और ये दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या निकालेंगे H2। और जब ये H2 निकालेंगे तो O यहाँ रह जाएगा, और ये एक बेसिकली क्या बनाएगा आप देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या फॉर्मेशन करेगा O। तो इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब होता है, जब एक H2 को हम रिमूव करेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इस तरफ वाला OH तो फ्री है, ये तो फ्री हो गया, पर जो इस तरफ का जो OH था वो फ्री नहीं है, वो अब भी फ्री नहीं है, और इस तरफ जो वो था वो इनर था। तो इस वजह से इसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी कि यहाँ से हम काटते हुए चलें तो यहाँ से कटेगा नहीं, जबकि इसको रिड्यूसिंग एंड, भाई इसको काट दो, यहाँ से काट दो। जबकि मैं अगर चाहूँ कि यहाँ से कटे, इस पॉइंट से कटे, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि इस पॉइंट से कटे तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड बताया गया है। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, वैसे मैंने समझा दिया है। द राइट हैंड कॉल्ड द रिड्यूसिंग, राइट की तरफ रिड्यूसिंग है, एंड द लेफ्ट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज़ द ब्रांच एज शोन इन द फॉर्म ऑफ जैसे कार्टून इसने बनाया कि भाई ब्रांच भी हो सकती है, यानी कि एक चेन थी, ये वाली चेन थी, ये नीचे लगा दी, एक इसके यहाँ से एक चेन और शुरू कर दी, यहाँ से एक चेन और शुरू कर दी, तो यहाँ पर भी आपके सेम ऐसे मोलिक्यूल मिलेगा, और ऐसे मोलिक्यूल, तो यहाँ से एक चेन होगी, फिर यहाँ से भी एक चेन हो गई। तो ऐसे ये चेन फॉर्म्स में मिल सकती हैं। ये हम आगे देखेंगे भाई, अमाइलोपेक्टिन, पैक्टिन, ये कैसी फॉर्मेशन होती हैं भाई, अल्फा बीटा, ये कार्बन एटम के ऊपर नाम जो दिए हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, या फिर मैं आपको फिर कभी किसी लेक्चर में बता दूंगा, फिलहाल इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो राइट हैंडेड रिड्यूसिंग एंड, इसको भाई याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है कि ये है इम्पोर्टेंट, एक इन्यूलिन इम्पोर्टेंट। तो इट हैज़ द ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, द स्टार्च फॉर्म द हेलिकल, यानी कि मैंने बताया आपको हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर, इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 molecule in the helical portion, starch I2 blue color, cellulose does not contain complex helicals, hence। अब देखो मैं क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो स्टार्च है, जब हमने स्टार्च का सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के हमने आयोडीन डाली, तो हमें ब्लू कलर सा दिखा, यानी कि क्या कहेंगे कि भाई, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। हम क्या कह रहे हैं भाई, जो सेलुलोज है वो एक सिर्फ चेन है ऐसी, और जबकि हमने बोला स्टार्च क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो यानी उसमें ब्रांचेज भी होंगी। तो अब मैंने आयोडीन डाल ली, अगर भाई मान लीजिए सिर्फ लीनियर चेन्स आपके पास अवेलेबल है और मैंने I2 डाल दी, तो यहाँ से तो I2 पास ऑन हो जाएगा। मैं आपको कलर चेंज करके देखता हूँ, आप कलर चेंज करके दिखाता हूँ एक बार। भाई मान लीजिए ये आपका सिंपल सा सेलुलोज ले लिया, और मैंने इसके अंदर आयोडीन डाल दी, ब्लू कलर ले लेते हैं, यहाँ आयोडीन डाल दी, तो आयोडीन आपको पता है इसके अंदर से पास ऑन हो जाएगी। जब पास ऑन हो जाएगी तो कोई कलर शो नहीं कर पाएगा, जबकि जो सेलुलोज है वो क्या मिलेगा, ब्रांच फॉर्म्स में मिलेगा, यानी कि एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन, ऐसे ब्रांचेज फॉर्म में है। जब वो ब्रांचेज फॉर्म में आपको मिलेगा, तो उसके अंदर जब मैंने I2 डाल ली, बेसिकली यहाँ मैंने I2 डाल ली, तो I2 यहाँ फिक्स हो गई, यहाँ फिक्स हो गई, यहाँ फिक्स हो गई, यहाँ फिक्स हो गई, यहाँ फिक्स हो गई,
यहाँ फिक्स हो गई, तो आयोडीन उसके अंदर रह गई, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आयोडीन फिक्स हो गई, तो वो कैसा कलर दे रहा है, ब्लू कलर। तो सिंपल से हम क्या पता चलता है कि कोई चीज़ ब्रांच है और कितनी ब्रांच है, या नहीं है तो आयोडीन कलर नहीं दे रही, यानी कि ब्लू कलर नहीं दे रही, तो वो नॉन ब्रांच है। तो इसी से हमें पता चलता है। अब ये आगे यही बताएगा, स्टार्च फ्रॉम द हेलिकल सेक। अब देखिए, अगर लीनियर हो गया तो निकल गई, जबकि हेलिकल हो गया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। और आप कहोगे ट्रेसरी क्या है, जब हेलिकल बना तो सेकेंडरी, और जब यही हेलिकल ऑन अबाउ राउंड कर जाए कि भाई एक तो हेलिकल ये हो गया और ये खुद के ऊपर दोबारा राउंड कर जाए, तो ये ट्रेसरी स्ट्रक्चर बोल देंगे इसको। क्वेटनरी के अंदर क्या होगा भाई, ऐसे ही दो मॉलिक्यूल होंगे, जो ये थर्ड ये दोनों आके मिक्स हो जाएंगे, तो इसको फोर्थ या क्वेटनरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो ये सब कुछ है। वैसे हम क्वेटनरी वगैरह आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन है जो प्रोटीन है वो किस प्रकार का है, तो वो क्वेटनरी स्ट्रक्चर में है, वो आगे एक्सप्लेन कर रखा है। स्टार्च फ्रॉम द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनफैक्ट द स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया स्टार्च I2 गिन कर लेगा इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च I2 ब्लू कलर देगा। सेलुलोज डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिकल, यानी कि उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, हैंस कैन नॉट होल्ड I2, तो I2 होल्ड नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि ये एक यूनिट है ग्लूकोज की, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की यूनिट हो गई हमारे पास। तो ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और वैसे भी आपको मैंने एक बार तो एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक का OH रिमूव होना, दूसरे से H रिमूव होके एक H2O बाहर निकल जाना और बीच का O बच जाना, तो दोनों साइड O अपना बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और यही इसने आगे एक्सप्लेन भी किया है। अब यहाँ देखिए, प्लांट सेल वाला मेड अप ऑफ सेलुलोज में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इस सेल चैप्टर से, जो पहले सेल चैप्टर था, प्लांट सेल वाल किससे बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और जैसे कि दो डिफरेंस दिए, फिर हम आपको रिपीट कर देता हूँ भाई, एल्गल और प्लांट सेल के अंदर। तो एल्गल सेल वॉल किसकी थी भाई, सेलुलोज थी भाई। इसके अंदर पैक्टिन थी, इसके अंदर हेमीसेलुलोज था। इसके अंदर मेनोज था, इसके अंदर भाई कुछ मिनरल्स थे। इसके अंदर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट टाइप स्ट्रक्चर मिनरल्स पाए गए थे, जबकि इसके अंदर पैक्टिन और प्रोटीन थी। तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस रहा था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था। आप एक बार उसको जाके दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। पेपर मेड फ्रॉम द पल्प, प्लांट पल्प, एंड कॉटन फाइबर है सेलुलोज, यानी कि जो पेपर है जो आप यूज़ करते हैं वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। और प्लांट पल्प है, दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं भाई, बिल्कुल। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। देखो, कुछ शुगर्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो गई, यानी कि अगला में जैसे इसने लिया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। या फिर मैं कहूँ कि भाई जो काइटिन है, जिसका एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी कि जो आर्थ्रोपोड है, फाइलम है जो आर्थ्रोपोड आपका, तो वो किसका है, वो एक काइटिन, उसके जो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर की जो परत है, लेयर है, जैसे हमारी स्किन है उसके भी जो बाहर एक्सोस्केलेटन उसका, तो वो काइटिन का बना हुआ है। और ये याद रखिएगा भाई, ज़्यादातर क्या है, होमो, द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। जितने कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होंगे वो होमोपोलीमर होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अब हम चलते हैं अगले के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड पर। तो मैं पहले को बता देता हूँ भाई, न्यूक्लिक एसिड है क्या भाई, ये RNA, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, सेम सेम हो जाएंगे। RNA, DNA, इनका जो बेसिक है वो था, तो हमने भी देखा था भाई RNA और DNA अमाउंट में थे, और वो एसिड इंसॉल्युबल पूल के अंदर प्रेजेंट थे, ये हमें मिले थे। तो ये हैं क्या, मैंने को बताया भाई, एक न्यूक्लियोटाइड है, अगला न्यूक्लियोटाइड है, उससे अगला न्यूक्लियोटाइड है, वो ऐसे जुड़ते चले गए। एक जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा, पांचवा,
तो इस तरफ से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। यही इसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है भाई। फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ प्रेजेंट होता है, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड होता है, 2 फॉस्फोरस रिमूव होते हैं, अल्फा बीटा गामा होता है, तो केवल अल्फा रह जाता है, बीटा गामा वो तो वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी। तो वो ऐसे चलता रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ चलते हैं। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वुड फाइंड द एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू द न्यूक्लिक। सबके अंदर क्या मिले, न्यूक्लिक एसिड मिला। ये आपको पहले बताता हूँ भाई। डिफरेंट हमने देखा भाई, साइटोसाइनिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमें क्या मिले भाई, न्यूक्लियोटाइड बेस मिले। तो ये बेस अलग अलग हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक हेट्रोपॉलीमर हुआ। ये एक प्रकार के तो नहीं है, ये डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ, हेट्रोपॉलीमर हो गया। दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाए। न्यूक्लियोटाइड क्या था, बेस, सुगर प्लस फॉस्फोरस, इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोला था। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन इन एनी लिविंग सेल। अब देखिए इसने क्या कहा कि भाई पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दो ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिसको हम क्या बोल रहे थे कि जो हर एक सोल्यूबल इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर मिले, हर एक सेल के मिले, हर एक टिश्यू में मिले, तो इनको हम ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल बोला। जबकि फॉल्स मैक्रोमोलिक्यूल हमने लिपिड को बोला था। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड, ये हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ द 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेस, द सेकेंड इज मोनोसैकेराइड यानी कि शुगर, एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको तीनों बताया। एज यू नोटिस इन द फिगर हम देखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेस नेम्ड एज, जैसे हमने पीछे देखे थे, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसाइनिन, थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूर। देखिए इसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक प्यूरिन की कैटेगरी है, एक पिरामिडिन की कैटेगरी है। तो जो इनके अंदर है क्या डिफरेंस, जिनके अंदर सिर्फ एक रिंग है और इनके अंदर, सॉरी मैं आपको दोबारा ड्रा करता हूँ, इसके अंदर एक रिंग है और इसके अंदर बेसिकली इसके साथ एक और रिंग ऐसे अटैच है। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है, तो इसके अंदर दो रिंग, इसके अंदर एक रिंग। आपके बेसिस पे इतना ही बहुत है। हाई क्लासेस के अंदर तो हम पढ़ेंगे कि भाई ये इनके ऊपर अगर हम यूवी लाइट डाल दें तो ये चेंज हो जाते हैं, और ये चेंज होते हैं वो कैंसर कोजिंग भी हो जाते हैं। तो ये आगे की बातें हैं, आगे एमएससी वगैरह करोगे या फिर हाई क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही बहुत है। वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन्स, द स्केल्टन हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर कॉल्ड द प्यूरिन पिरामिड रेस्पेक्टिवली। हमने इनको यानी कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उनकी। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियर आइदर राइबोज हो सकता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था पीछे, जिसके अंदर 5 कार्बन थे। मोनोसैकेराइड पेंटोज यानी कि पेंटोज मतलब 5, एंड 2 डिराइबोक्सी यानी कि जब हम ये रिंग की फॉर्मेशन कर रहे थे तो 2 नंबर के ऊपर OH था, उस OH को अगर रिमूव कर दें तो वो क्या हो गया, डी मतलब हटा दिया। ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको हम DNA बोल दिया। वाइल विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीऑक्सी यानी कि हमने ऑक्सीजन हटा दिया, और एक हमने बोला कि भाई हमने ऑक्सीजन नहीं हटाया, तो वो RNA रहा। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसके अंदर आपसे अगर वो पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो DNA है उसके, और जो ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड DNA यानी कि सॉरी वो RNA और DNA है, तो उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उनके अंदर बेसिक डिफरेंस एक यूरासिल का है, RNA के अंदर यूरासिल फाउंड होता है, जबकि DNA के अंदर आपको यूरासिल कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये एक बिग डिफरेंस है। और यूरासिल आपको पता है थाइमिन को ही रिप्लेस करेगा। एडेनिन जैसे ATGC होते हैं, तो ए के सामने T, G के सामने C कंबाइन होता है, तो वहाँ अगर A आ गया तो उसके सामने अगर RNA है तो U लगेगा, और DNA है तो T लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने पहले प्रोटीन पढ़ लिया था, अब हम करेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन मैंने जैसे आपको बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है।
तो ये मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर द heteropolymer containing a string of amino acid structure of molecules means the different thing in डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हर एक इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चरली बिहेव करते हैं। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो NaCl MgCl है, यानी कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे भाई, वॉइड्स की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड होते हैं। अब मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा भाई, BCC FCC जो आपने वो पढ़े हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपने वो पढ़े, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर अलग होता है। तो अब ये बताएगा ऑर्गेनिक के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनिक में। केमिस्ट्री ऑलवेज राइट 2 डायमेंशन व्यू। देखो अब ये बताएगा भाई केमिस्ट्री, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, केमिस्ट्री आपको सिर्फ 2 डायमेंशन देगी, एक्स एंड वाई, जबकि फिजिक्स के अंदर आपको 3 डायमेंशन चीज़ मिलेंगी, एक्स वाई एंड जेड। और जो बायोलॉजी है वो 4th डायमेंशन में डील करती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब 4 डायमेंशन है कैसे और कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कहीं कि आप भी सोचोगे कि भाई हाँ 3 तो मैंने सुना है कि भाई हाँ, अगर कोई स्पेस में कोई चीज़ रख दी तो भाई एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो 3 डायमेंशन तो मैंने सुने, पर 4th का क्या मतलब, अब आपको बताएंगे 4th डायमेंशन कैसे डील करता है। देखिए रिप्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, नेप्थलीन, आपने देखोगे प्लेन स्ट्रक्चर हैं। फिजिसिस्ट कंसिडर अप टू द 3 डायमेंशन व्यू ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, व्हाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर अप टू 4th लेवल, 4थे लेवल तक। डायमेंशन यहाँ कहना थोड़ा अजीब रहेगा, लेवल बोल सकते हैं। और NCERT भी देखिए लेवल ही लिखा है, डायमेंशन नहीं लिखा है, क्योंकि 4 डायमेंशन का कंसेप्ट तो सर आइंस्टाइन को ही समझ में नहीं आया था। तो 4th लेवल तक बोलिए। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन, यानी कि अब ये देखिए क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए ABCD, अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है, कोई प्रोटीन बनती है, या मैं कह दूं ACBD, और इस कॉम्बिनेशन से भी कोई प्रोटीन बन गई, तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट होने से प्रोटीन का फंक्शन ही डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रोटीन का फंक्शन था कि किसी को इनटेक कराना, और मान लीजिए इसके एक कॉम्बिनेशन अलग होने से इसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और ये जो एक कॉम्बिनेशन जो अलग हुआ है, यानी कि एक जो अमीनो एसिड अलग लगी है, वो कोई एक बेस की वजह से, कोई बेस था, अभी मान लीजिए AUG बेस था, तो आपको पता है भाई AUG मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, वो आपने अगर आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो AUG मान ली मिथ्योनिन के लिए करेगा, मैं क्या क्या AUG की जगह AUC कर दिया, लास्ट में C कर दिया G की जगह, तो अब मान लो उसने ट्रिप्टोफैन कोड कर दिया, तो अब वहाँ ट्रिप्टोफैन आ जाके अमीनो एसिड लगेगा और वो डिफरेंट फंक्शन करने लग जाएगा। इससे हमने कई वो भी पढ़े हैं भाई, कई डिजीज़ भी हो जाते हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया वगैरह, कई मैंने डिजीज़ भी, मैंने क्या आपने पढ़ी होंगी भाई, गज से गुज हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, छोड़िए फिलहाल, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सॉरी, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। वेलिन से कैसे वेलिन आ जाता है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे भाई, एक चीज़ से चेंज होने से। विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड वाइल विच इज द सेकंड ऑन सो ऑन कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर ये मान लीजिए A, इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद D लगाए, तो इसको कहाँ कहेंगे भाई, प्राइमरी। अब आपको सेकेंडरी बताता हूँ भाई, मान लीजिए A B और फिर C, ये इसके ऊपर ही आ गया, यानी कि एक नीचे B और B के ऊपर में 3D में लेके चलिए, तो C और C से ये D, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। या फिर आप ये देख लीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसे ना समझ में आए तो आपको, सॉरी ये सेकेंडरी, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर होगा अगर ये जो चेन है, अब ये चेन कैसे होगी, या तो ये चेन ऐसे हो जाए, या ये चेन ऐसे हो जाए, यानी कि A डैश A 1 डैश, तो यानी कि ये बीटा प्लेटेड हो जाए या हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और जब ये सेल्फ ही घूम जाए अपने ऊपर तो टर्सरी।
और जब ऐसी 2 चेन आ जाएँ तो एक वेटनरी हो जाएगी। हाँ, आगे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे क्या होंगी। फिलहाल आप इतना ही देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट है, तो वहाँ पर चलते हैं। कल द प्राइमरी स्ट्रक्चर ए प्रोटीन इमेजिन लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, यानी कि लेफ्ट की तरफ फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, राइट रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड, यानी कि कोई प्रोटीन अगर खत्म हो जाएगी तो उसका राइट वो हो जाएगा, लास्ट अमीनो एसिड आ जाएगा। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एंड टर्मिनल, पहली अमीनो एसिड को हम एंड टर्मिनल बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा एंड टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपने ये देखा था कि यहाँ NH2 मॉलिक्यूल जुड़ा था और यहाँ COOH जुड़ा था, तो अगला जो आके जुड़ेगा यहाँ से N जुड़ेगा और OOH यहाँ रहेगा, तो ये किस किस के बीच का कॉम्बिनेशन, इनके बीच का हो गया, तो यहाँ पे तो एन टर्मिनल फ्री रह गया, और जो लास्ट में देखोगे तो उसके अंदर C टर्मिनल फ्री रह गया कार्बन वाला, तो उसको क्या कहेंगे C टर्मिनल। जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया होगा राइट साइड में, और जहाँ फर्स्ट होगा तो उसका N टर्मिनल खाली रह गया होगा, तो उसको N, यानी कि नाइट्रोजन वाला टर्मिनल खाली रहेगा तो उसको N टर्मिनल बोल देंगे। तो ये ऐसे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। The first amino acid is also called the N-terminal amino acid. The last amino acid called the C-terminal amino acid. ये मैंने बता दिया क्यों है। A protein thread does not exist through as the extended right। हाँ, ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर वो रोड की तरह सीधा हो गया, बिल्कुल वो कभी भी रोड की तरह सीधा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। The thread is folded in the form of helical, जैसे मैंने बताया कि हेलिकल फॉर्म्स में हो सकता है। रिवॉल्विंग अराउंड जैसे स्टेयर केस होता है, आपने कहीं होटल्स वगैरह में देखा हो, या फिर आपने टीवी वगैरह में देखते होंगे कि यानी कि गोल 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 करके जो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ लेके जाती हैं आपको, भाई 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर घूमे, फर्स्ट पर आ गए, फिर एक टर्न लिया 3rd पे आ गए, फिर एक टर्न लिया 4th पे, तो इसी प्रकार से प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है। ऑफकोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ हेलिकल्स। यही कहता है कि ऑफकोर्स यानी कि ऐसा है कि ओनली सम पोर्शन, यानी कुछ ही पोर्शन जो प्रोटीन का होता है वो इस प्रकार की अरेंजमेंट दिखाता है। इन प्रोटीन ओनली द राइट हैंडेड हेलिकल। देखिए अभी कहता है कि मैंने आपको राइट लेफ्ट का कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ, अब उसको रिपीट नहीं करूँगा भाई। तो राइट हैंडेड प्रोटीन है, आप राइट हैंड को घुमाओगे तो इस प्रकार से प्रोटीन ज़्यादातर आपको मिलती हैं। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो यानी कि इसको क्या कहेंगे, सॉरी ये राइट नहीं, ये इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या ये बीटा प्लेटेट्स क्या होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कि ये क्या है हेलिकल स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी, बीटा प्लेटेट्स सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है एक लीनियर चेन, टर्सरी क्या है जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, चाहे से बीटा प्लेटेट्स आपस में मिक्स हो जाएं या फिर भाई हेलिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं और ऑन फोल्डिंग हो जाए, यानी कि कई बार नहीं बहुत बार ये देखेंगे कि आप प्रोटीन ही अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। वो एक अलग ही कंसेप्ट है, वो अलग ही बायोलॉजी आ जाएगी वहाँ पर, तो उसको कहते हैं सेल्फ फोल्डिंग। तो सेल्फ फोल्डिंग हो जाए, ये दोनों की मिक्सिंग हो पहुँच जाए, उसको क्या कहेंगे भाई ट्रसरी स्ट्रक्चर। ये समझ में आ रहा है ना आपको भाई, सेकेंडरी प्राइमरी और क्वेटनरी। जब ये ट्रसरी भी आके मिल जाए, एक और ऐसी ट्रसरी आई और वो मिलके एक ऐसी, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों सिमिलर सी हैं बीच से, ऐसे क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो यानी कि 2 जब ट्रसरी आके मिल गई तो क्वेटनरी बन गई, जब 2 सेकेंडरी आके मिली तो ट्रसरी बन गई, और जब प्राइमरी अपने से बीटा प्लेटेट्स या फिर अल्फा हेलिकल फॉर्म में आए तो उसको हमने बोल दिया कि सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं अगला। एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। यानी कि जैसे मैंने बताया कि भाई इनफोल्ड हो जाती हैं, अपने ऊपर ही घूम जाती हैं, तो होलो यानी कि खाली, वुलन बॉल जैसी दिखने लग जाती हैं। गिव राइज टू द ट्रसरी स्ट्रक्चर, वो ट्रसरी स्ट्रक्चर हो गया। दिस गिव द 3 डायमेंशन व्यू ऑफ प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बना। द ट्रसरी स्ट्रक्चर, अब ये आपसे ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा तो ये पूछेगा कि 3D स्ट्रक्चर आप कब देख सकते हैं किसी प्रोटीन का, तो 3D स्ट्रक्चर आपको टर्सरी जब प्रोटीन बनेगी
तब जाके जब टर्सरी प्रोटीन जिनको बोलते हैं तो वहाँ पे जाके आपको 3D डायमेंशन व्यू मिलेगा, जबकि यहाँ तक तो सेकंड यानी कि 2D ही है। बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन यानी कि जितनी भी एक्टिवेटेड प्रोटीन है वो इसी फॉर्म में ज़्यादातर मिलती हैं। सम प्रोटीन आर असेंबल मोर देन द वन पॉलीपेप्टाइड ऑफ द सब यूनिट, एक से ज़्यादा की सब यूनिट मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्ड पॉलीपेप्टाइड और सब्स्टिट्यूट अरेंज विद द रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ये देखिए ये कहना क्या चाहता है भाई, इस पैराग्राफ में ज़्यादा ज़्यादा ये कहेगा कि भाई वो पॉलीमर्स होती हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, सॉरी पॉलीमर बोल रहा, पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं तो वो एक दूसरे पर इनफोल्ड हो जाती हैं, और इनफोल्डिंग ही उनकी भाई ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वही उनका भाई बायोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, वही इसका मेन मकसद होता है जहाँ पर वो काम कर सकती हैं। द लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर अरेंज वंस अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और पैलेट्स, क्यूब की तरह या फिर ऐसे प्लेट्स की तरह ऊपर नीचे अरेंज हो जाती हैं। दिस आर्किटेक्ट प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वेटनरी, जब ये एक यहाँ देखिए एक यहाँ देखिए, ये ट्रसरी था, दोनों का मिक्सअप हुआ और क्वेटनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम क्वेटनरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। एडल्ट ह्यूमन, देखिए अब बस जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। बोल क्या रहे हैं ये देखिए, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, यानी कि हीमोग्लोबिन के पास कितनी यूनिट है, टोटल 4। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि हर एक की कैसे आइडेंटिकल, एक दूसरे सेम, यानी कि 4 यूनिट हो गई तो 4 में से सेम कितनी हुई, 2 सेम हो गई तो 2, तो उनको 2 होगी अल्फ़ा और 2 बीटा। आप ये देख लीजिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा और उससे मिलके एक एच भी बनेगा। Hence the 2 unit of अल्फ़ा की 2 यूनिट हैं, एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, उससे एक ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनता है। तो बेसिकली इतना ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेचर एंड बॉन्ड लिंकेज ऑफ मोनोमर इन द पॉली। देखो अब ये जो ये बॉन्ड है इनकी फॉर्मेशन बताएगा अभी कैसे क्या होते हैं, तो डीएनए वगैरह बताएगा। चलो कर लेते हैं इसको कवर, अभी टाइम है हमारे पास। इन पॉलीपेप्टाइड द प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच फॉर्मली वैन द, देखो मैं जैसे वो बताया कि भाई मान लीजिए इसका COOH है और अगले का NH2 है, तो मैं क्या करूँ, एक वाटर को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से तो H चले जाएगा और यहाँ से O, तो H2O तो निकल गया, तो बचा क्या CON, तो ये क्या हो गया, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो ग्रुप 1 अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अनदर NH2 ग्रुप द नेक्स्ट अमीनो एसिड से विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि एक वाटर का एलिमिनेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन, इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, डिहाइड्रेशन। इन द पॉलीसैकेराइड इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड लिंक्ड बाय द देखिए अब ये कहेगा भाई जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके अंदर कैसे होते हैं, तो भाई मान लीजिए कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये भाई मान लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से एक और सामने ऐसे ग्लूकोज ले आया, तो यानी कि स्ट्रक्चर ऐसे सामने आया, यहाँ से मैंने एक H2O फिर रिमूव करा, जब H2O रिमूव करा तो यहाँ से एक और रह गया, तो इसको मैं क्या कर दूँगा भाई, इसको मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कर दूँगा। अब ये देखिए कि हर जगह जो रिमूव होगा वो H2O का ही रिमूवल होगा लगभग, और किसी का इतना ज़्यादा रिमूवल नहीं कराते हैं, H2O का ही ज़्यादातर रिमूवल कराते हैं। तो बेसिकली अब हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक पर, यही था सॉरी, तो वो मैंने वहाँ पर आपको बता के दिया, दिखा दिया है कि कैसे हम करते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन है, रिमूवल ऑफ वाटर से। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम्स टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड एटम, यानी 2 कार्बन के बीच में हुआ है। इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइट लिंकेज ऑफ 3 कार्बन शुगर 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5th कार्बन, यानी कि एक थर्ड था एक फिफ्थ था, जो ये कहा इसको थर्ड बोल देंगे, सॉरी इसको फिफ्थ, 1 2 जो ऊपर वाला था उसको 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन हो जाएगा, जबकि जो इस तरफ वाला होगा उसको थर्ड पोजीशन आ जाएगी, होल्ड हो जाएगी, तो इसका 4th ये थर्ड पोजीशन, ये ऐसे मिक्स करके बेसिकली एक H2 को रिमूव करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या इसके अंदर, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई जो प्रोटीन है उसके अंदर तो
और ओ, सॉरी एन, और एक एन होना चाहिए, एक सी डबल ओ एच होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, और उनके कॉम्बिनेशन के बाद एक H2 का रिमूव होता है, और डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस म्यूजिक को इग्नोर करिए, रोड वैसे म्यूजिक चलते हैं। तो ये बेसिकली बताना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने को बता दें भाई, एक H2 का रिमूव होता है, दो कार्बन, मेनली दो कार्बन सी डबल ओ, सॉरी सी ओ एच होते हैं, दोनों से एक ओ रह जाता है, एक H2 बाहर आ जाता है, तो दो ओ के बीच में, दो कार्बन के बीच में एक ओ फंस जाता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। थर्ड और फिफ्थ कार्बन होते हैं शुगर चेन की, मैंने वो भी आपको बता दिया है। और आपको फिर भी ना समझ में आया तो मैं बताते वक्त फिर इसको रिपीट कर दूंगा एक बार, उसको फिर दोबारा मैं आपको बता दूंगा। सुगर सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप सुगर इज द एस्टर बॉन्ड, यानी कि आपको पता है इसको एस्टर की कहते हैं। इधर वन सच एस्टर बॉन्ड इन द आइदर साइड इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर बोलता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्या बोलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देख जो रहे हैं, तो एक तो फॉस्फोस ग्रुप आ चुका, और एक यहाँ से OH, तो यहाँ से क्या निकला था, OH था, और यहाँ पे क्या था भाई PO4, तो यहाँ पे एक O था। तो अब निकाला क्या है इसके अंदर भी सेम प्रोसेस चला, यानी कि यहाँ जो CH2 बचा है, इसका लिंक किसके हुआ, O के साथ, तो एक तो ये बन गया, और ऊपर की तरफ देखिए एक O और यहाँ पे कार्बन, यानी कि यहाँ P, यहाँ O, और यहाँ फिर से कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये क्या बना, डाएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। और ये कितने एस्टर बॉन्ड है, दो, यानी कि दो एस्टर बॉन्ड मिलने के पर एक लिंकेज शो हो रहे हैं, यानी कि एक शुगर को जो एक शुगर से नेक्स्ट शुगर जोड़ने के लिए बीच में फोर्स का इन्वेड हुआ, और उस फोर्स का इन्वेडेशन से दो डाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एस्टर बॉन्ड। आप समझ गए होंगे आई होप कि भाई कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, थोड़ी इस बार पेंसिल को और लाइट कर लेते हैं, शायद आपको अच्छे समय। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, पहले इसको देख लीजिए कि यहाँ पे कार्बन था, और यहाँ पे एक OH ग्रुप था, तो यहाँ से मैंने एक H2 रिमूव किया, तो यानी कि ये फॉर्मेशन हुआ होगा भाई इस कार्बन का, और इसका फोस्फोर्स सेम, वो फोस्फोर्स पे आ चुके हैं, तो ये फोस्फोर्स है, तो इससे अगला O से लिंकेज है, और यहाँ से फिर CH2OH होना था, बट यहाँ से OH और यहाँ से एक रिमूव होकर H2 निकल गया, तो बचा क्या, रिमूव होने को बचा क्या कि एक यहाँ पर बॉन्ड, तो एक एस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, डाइएस्टर बॉन्ड। The nucleic acid में वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय DNA, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर, तो भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। फेमस वाटसन क्रिक का मॉडल रहा था। दिस मॉडल सेज द DNA एग्जिस्ट एज द डबल हेलिकल फॉर्म्स, यानी कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, सामने इसके दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, तो ये कैसा हो गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ, ऐसा कुछ। ये मेजर ग्रुप माइनर, ये मेजर ग्रुप होती हैं, इसको माइनर ग्रुप बोलते हैं, ये आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है अभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। टू स्टैंड पोलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, यानी कि आप देख रहे हैं एक के ऊपर शुगर, सॉरी एक ऐसे शुगर चल रही है और एक ऐसे शुगर चल रही है, यानी कि एक ऊपर है तो दूसरे नीचे है, तो ये एक पैरेलल है तो एक एंटी, तो एक का 5 प्राइम हो जाएगा और एक का थर्ड प्राइम मैं बता चुका, अगर थर्ड कार्बन फ्री हो शुगर के अंदर तो उसको थर्ड बोल देंगे, और जहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री हो तो उसको फिफ्थ प्राइम बोल देंगे। रन इन अपोजिट डायरेक्शन, द बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फॉस्फेट से बैकबोन बनी। नाइट्रोजन बेस आर प्रोटेक्टेड मोर और लेस, ज़्यादा और कम, ये बाहर अंदर की तरफ निकले हुए हैं। परपेंडिकुलर टू द दिस बैकबोन, तो बैकबोन ये हो गई, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो गई। बट द फेस इन साइड AG1 स्टैंड कॉम्प्लेक्स, देखिए अब ये देखिए, ये कहता है भाई A एंड G ये कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे,
ये हमेशा ATGC। तो A और T के बीच में 2 डाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जबकि G और C के बीच में ट्राई हाइड्रोजन यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। आपको पता है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड में काउंट होता है, वो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हमें इतना नहीं पढ़ना है। बस आपको ये पढ़ना है कि भाई ATG के साथ बनेगा और GC के साथ कंबाइन करेगा। और AG और TC ये प्यूरिन और पिरामिडिन्स के बेसिस हैं, ये अलग कैटेगरी में इनको छांट के लिखा गया है। अब हम चलते हैं इसी के ऊपर आगे। खैर DNA बहुत बार रिपीट होगा आपके। देयर द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T, ये मैंने बताया। 3 हाइड्रोजन बिटवीन G एंड C, ईच स्टैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, ईच स्टेप असेंट रिप्रेजेंट। देखिए अब ये कहता है भाई, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा राउंड होगा जो DNA होगा, तो हर एक जो पहला बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, तो इनके बीच में 36 डिग्री घुमाव होगा, यानी कि रोटेशन होगा 36 डिग्री का। तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री निकल के आएगा। 360 डिग्री यानी कि 1 राउंड। तो एक राउंड के अंदर 10 बेस हैं, 10 बेस पेयर हो गए, यही बताएगा। एट ईच स्टेप असेंट द स्टैंड 36 डिग्री, 1 फुल टर्न हेलिकल स्टैंड वुड मूव 10 स्टेप, यानी कि 10 बेस लगेंगे। अटैम्प्ट टू ड्राइंग लाइन डायग्राम, पिच 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसकी जो पिच होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। एज राइज पर बेस 3.4, हर बेस 3.4 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होगा, जबकि पिच 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। दिस ये सीधे से आपको पता चल रहा है भाई 10 से गुणा कर रहे हैं। फ्रॉम द DNA द अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर आर कॉल्ड द BDNA। ये जो हमने आज तक अभी ऊपर जो पढ़ा है उसको BDNA कहते हैं। एक ZDNA होता है, एक cDNA भी होता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ DNA का, स्ट्रक्चर के ऊपर DNA बताए गए हैं, बस यही है और तो कुछ है नहीं। यू विल बी टोल्ड दैट देयर द मोर देन डजन फॉर्म्स ऑफ, जैसे मैंने बताया भाई दर्जनों भर फॉर्म्स ऑफ DNA है, और वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर, जैसे मतलब BDNA cDNA उनके बेसिस पे नाम दिए गए। तो भाई हम कल पढ़ेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एंड कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये हम कल पढ़ेंगे। वैसे आज की वीडियो को मेरे लग रहा है कि बड़ी हो गई होगी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एज पर thank you. Sometimes be cool. Hope everything will be fine.